हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है उसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि को समझाऊंगा। ठीक है। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको मेसेल्सन-स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था उसको समझाया था और बताया था डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए द्विगुणन जो है वो अर्ध संरक्षी होता है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो, बेसिक जो पॉइंट है उसमें आप लोग को मालूम है कि अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो ये सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन है, ठीक है, उस समय होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इसमें आपका एक होती है क्या, सेल साइकिल। ठीक है। और सेल साइकिल में कौन सी स्टेज होती है? एस फेज। एस फेज। तो अगर ये कहा जाए कि डीएनए का द्विगुणन कब होता है तो इसका आंसर यही है कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका चक्र की जो एस अवस्था है उसमें डीएनए द्विगुणित होकर एक अपने समान डीएनए को क्या करता है, उत्पन्न करता है या बनाता है। ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एस फेज ऑफ सेल साइकिल रिप्रेजेंट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आगे बात समझ में। फिर नंबर 2 बात आती है कि इसके बारे में किसने बताया, तो इसमें आपके साइंटिस्ट सेम है जिन्होंने डीएनए मॉडल दिया, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल के बारे में हम लोगों को बताया सबसे पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की तो देखो, सबसे पहले आपका नंबर 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, डीएनए में आपके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 4 होते हैं और ये सभी डीऑक्सी राइबोज शुगर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं और फास्फेट द्वारा इनकी एक चेन कंप्लीट होती है। ये डीएनए स्ट्रक्चर में आप लोग को मालूम है। अब ये 4 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए, डीऑक्सी, ठीक, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट। 4 आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये सभी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ग्वाइनोसिन मोनोफास्फेट, साइटिडीन मोनोफास्फेट और थाइमिडीन मोनोफास्फेट के रूप में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव है, उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। समझ गए? डीएनए रेप्लिकेशन के समय ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होते हैं किसकी प्रेजेंस में, फास्फेट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो डीएमपी है, ठीक, फास्फेट की प्रेजेंस में एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि 2 फास्फेट के मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाएंगे तो ये ट्राइफास्फेट में बदल जाएगा। जीएमपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, सीएमपी सीटीपी में साइटिडीन ट्राइफास्फेट और टीएमपी
थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक, उनको एक्टिवेट किया जाता है। और डीएनए में 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। एडिनोसिन, गुआइनोसिन, साइटिडीन एंड थायमिडीन। ये सारे के सारे मोनोफॉस्फेट के रूप में होते हैं। फॉस्फेट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइफॉस्फेट में। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले एक्टिवेशन होता है किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। क्लियर हो गई बात? बात सबकी समझ में आ गई? उसके बाद देखिए फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पर इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका होता है समारंभन बिंदु। तो जब रेप्लिकेशन होगा, जब द्विगुणन होगा, तो सीधी सी बात है कि डीएनए के किसी एक पॉइंट पर स्टार्ट होगा और किसी एक पॉइंट पर क्या होगा? समाप्त होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लो कि अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो दोनों के डीएनए में क्या होता है? चेंज होता है। समझ गए? जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में आपके कौन आता है? बैक्टीरिया, ठीक है, और इसी में अगर हम ऐड कर लें क्या? वायरस। तो बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं इनमें अगर आपने पिछले क्लासों में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, कुछ इस तरह से। तो आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान रखो या याद रखो कि जो वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं जैसे बैक्टीरिया या फिर जैसे वायरस, इन सब में वृत्ताकार डीएनए होते हैं। तो अगर हम इसमें रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो जितने भी सर्कुलर डीएनए होते हैं उनमें स्टार्टिंग पॉइंट सिंगल होता है, सिंगल, केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पूरे डीएनए में किसी एक प्लेस से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं ओराई, ठीक है, और इसको अगर हम लोग नेम दें क्या बोलते हैं? ओराई सी। अब देखो, चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट केवल एक होता है तो क्या होता है? जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ वहीं पे आके समाप्त हो जाता है। तो ओराई सी जो है वही आपका स्टार्टिंग होता है और वही आपका क्या होता है? स्टॉप। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब रेप्लिकेशन होता है तो पूरा का पूरा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है। आया समझ में? और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें आप ये मान के चलो 100 से 200 यानी कि 100 to 200 बेस पेयर इसमें यूज होते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, ये तो बात हो गई प्रोकैरियोटिक की जिसमें सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एप्लीकेशन जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ गए? अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की तो देखो, यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो डीएनए होता है वो लाइनियर होता है। इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? लाइनियर, यानी कि रेखीय। समझ गए? और बड़ा होता है। तो
तो इस कारण अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए में स्टार्टिंग पॉइंट सिंगल होता है, बट लाइनियर डीएनए जो है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक से बहुत अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो एक ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने एक एग्जाम्पल के आपको समझाया कि जैसे मान लो ये 3 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अब अगर डीएनए को रेप्लिकेट होना है तो रेप्लिकेशन इसका इस प्लेस से, इस प्लेस से, इस प्लेस से, तीनों प्लेस से हो सकता है, या फिर किसी एक प्लेस से हो बाकी 2 प्लेस से ना हो, या फिर तीनों प्लेस से एक साथ हो जाए। आया समझ में? तो ये आपके जो होते हैं ये ओराइज या कह सकते हैं स्टार्टिंग रेप्लिकेशन पॉइंट होते हैं, जो सर्कुलर डीएनए में सिंगल होता है और लाइनियर डीएनए में एक से अधिक होते हैं, मोर देन 1। आया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करें मैकेनिज्म में, तो ये आपका हो जाता है रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें जो चेंज है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। देखो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पॉइंट, डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग। ठीक? डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग, चेन ऑफ सुपर कॉइल डीएनए। देखो डीकॉइलिंग का जो मतलब है, इसका मतलब होता है विकुंडल या अकुंडल, और रिकॉइलिंग का मतलब होता है क्या, पराकुंडल। अगर हिंदी की बात करें तो अब सीधी सी बात है कि डीएनए की जो 2 चेन है वो एक दूसरे पर क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, रेप्लिकेशन के लिए दोनों क्वाइल को, ठीक, एक तो उसकी जो क्वाइलिंग है उसको डीक्वाइल करना पड़ेगा, और फिर दोनों जो चेन है, दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। बात समझ में? इसके लिए मैंने आपको बताया था एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये डीएनए का जो लाइनियर डीएनए है उसमें जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर क्वाइल जो है उनको डीक्वाइल करता है, और डीक्वाइल करने के साथ जो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है। अब सीधी सी बात है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो दोनों जो चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो एक दूसरे से पृथक हो जाती है। ठीक? अब यहाँ पर जो डीएनए है वो एक 4 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो वो इस तरह से, इस तरह से ये मान लेते हैं 5 to 3 है और ये हो जाएगी 3 to 5। ये कंडीशन मान लो, समझ गए? यानी कि जो डीएनए की चेन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जो डीएनए की दोनों श्रृंखला हैं
वो पहले तो अनकॉइल होंगी, डीकॉइल होंगी, और फिर उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हेलिकेज एंजाइम के द्वारा ब्रेक हो जाती है, और इस तरह से जो डीएनए है वो एक चिमटी के समान, है ना, क्या होता है, अपने डायग्रामेटिक रूप से दिखाई देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग नाम देते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क आया समझ में? तो यहाँ पर डीकॉइलिंग और रीकॉइलिंग का जो मतलब है वो सिर्फ सीधा सा ये है कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हेलिकेज एंजाइम पहले तो अनबाइंड जो कॉइल डीएनए श्रृंखला है उसको अनकॉइल करेगा, और फिर उसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करके एक रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण करेगा। ठीक है, क्लियर? और जो पीछे की श्रृंखला है जहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होना है वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉइल कर देता है। जहाँ पर रेप्लिकेशन होना है वहाँ पर तो रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है, और जहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होना है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रिकॉइलिंग हो जाती है, यानी कि डीएनए की जो चेन है वो फिर से कॉइल हो जाती है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखो जो ये रेप्लिकेशन फोर्क है इसमें आपकी एक 5'3" और एक 3'5", ये 2 ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ब्रांचेज में जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बंधित प्रोटीन। बंधित प्रोटीन, और इसको हम लोग एक नाम देते हैं SSBPS प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये बंधित प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, और जो रेप्लिकेशन फोर्क बना उस रेप्लिकेशन फोर्क में दोनों श्रृंखलाओं को स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करने में सहायक होता है। समझ गए? SSBPS ये आपका प्रोटीन होता है, इसको बंधित प्रोटीन बोलते हैं, कंबाइंड प्रोटीन। और ये दोनों जो चेन है सिंगल स्ट्रैंड उसको स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता प्रदान करता है। आया समझ में? क्लियर है? तो डीकॉइलिंग और अनकॉइलिंग ये आपका होता है 3rd पॉइंट। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4th पॉइंट की। देखो नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक, आरएनए प्राइमर का निर्माण ये आपका होता है 4th पॉइंट। अब देखो आप यहां पर एक चीज बिल्कुल समझ लो ध्यान से कि रेप्लिकेशन जो होगा वो डीएनए की चेन में हमेशा 5 to 3 एंड पर होता है। 5 to 3 एंड पर, समझ रहे हो? और यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से, समझ रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से डीएनए के रेप्लिकेशन जो सिंगल स्ट्रैंड है उसके अपोजिट लगता है। बात समझ में आई? ये आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एक छोटा सा सेगमेंट होता है, छोटा सा खंड होता है जो डीएनए पॉलीमरेज को न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने में एक टेम्पलेट का काम करता है। समझ गए? आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अगर ये दोनों श्रृंखलाएं हैं, ठीक, और हमको इस
इसका न्यू स्ट्रैंड है उसको अगर हमको फॉर्म करना है, ठीक, तो देखो यहाँ पर डीएनए में न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 की तरफ बनेगा, ये आप बिल्कुल पक्का समझो। तो देखो यहाँ पर ये 3 to 5 है, तो इसमें अपोजिट श्रृंखला 3 to 5 होगी, यानी कि इसमें 5 to 3 ऐसे बनेगा, और ये 5 to 3 है तो इसमें 5 to 3 इस एंगल से बनेगा। अब मान लो यहाँ पर 5 to 3, ठीक, किसी भी प्रकार का कोई टेम्पलेट नहीं है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो न्यूक्लियोटाइड को या न्यू न्यूक्लियोटाइड को एक निश्चित, आप कह सकते हैं, इंडिकेशन जो टेम्पलेट होता है उसके आगे जोड़ने का काम करता है। अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है कि हमको न्यूक्लियोटाइड कहाँ से जोड़ना है, तो पॉलीमरेज में ये कैरेक्टर या ये गुण नहीं होता है कि वो जो भी न्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि ब्रेक हुई उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाए। उसको समझाने के लिए एक टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड के द्वारा बनते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें इनमें न्यूक्लियोटाइड के नंबर होते हैं 9 न्यूक्लियोटाइड, बहुत स्मॉल होता है, और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें इनके नंबर होते हैं 50 मैक्सिमम। समझ गए? तो आप देखो यहाँ पर 5 to 3 यानी कि 5 to 3 इधर से बनेगी, ये आपका बन गया आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर इसका काम करेगा टेम्पलेट का, यानी कि सांचे का। अब जब ये आरएनए प्राइमर यहाँ बन जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या करेगा, इसी टेम्पलेट के आगे नए न्यूक्लियोटाइड के क्रम को जोड़ता चला जाएगा, और इस तरह से ये आपकी नई श्रृंखला बन जाएगी। ये आपका जो श्रृंखला बनेगी वो रेप्लिकेशन 4 के टुवर्ड्स होगी। समझ गए? क्लियर? अब देखो, अगर हम दूसरी श्रृंखला की बात करें तो ये 3 to 5 होती है, यानी कि इसमें अगर डीएनए की न्यू श्रृंखला बनेगी तो उसका जो एंगल है वो क्या होगा, तो ये टुवर्ड्स है रेप्लिकेशन 4 के और ये अवे रेप्लिकेशन 4 के। तो एक श्रृंखला जो बनती है वो रेप्लिकेशन 4 की ओर बनती है, और दूसरी श्रृंखला जो बनती है वो रेप्लिकेशन 4 के अपोजिट यानी कि बाहर की तरफ बनती है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज होता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी प्रेजेंस में, ठीक, रेप्लिकेशन 4 की दोनों श्रृंखलाओं पर एक टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड बनता है जो आरएनए प्राइमर है ना, आरएनए प्राइमर के नाम से जाना जाता है। और ये आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को एक इंडिकेशन देता है कि आप नए न्यूक्लियोटाइड को इसी क्रम में जोड़ते चले जाओ। आया समझ में? तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। क्लियर हो गई बात सबकी समझ में आ गई? ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जब आएंगे तो इसमें आपका होगा डीएनए की न्यू श्रृंखला का निर्माण, लीडिंग एंड लैगिंग चेन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी रेप्लिकेशन के ही पॉइंट हैं। समझ रहे? तो हम आपको जो पॉइंट आगे वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इस वीडियो में ये 4 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। पहला आपका था एक्टिवेशन ऑफ
डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड पॉइंट था आपका रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, क्लियर। और थर्ड पॉइंट आपका था डीकॉइलिंग और अनकॉइलिंग, और चौथा पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। तो ये चारों पॉइंट आपके रेप्लिकेशन के फर्स्ट 4 पॉइंट हैं। अब इसके आगे के जो पॉइंट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लें और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के पॉइंट भी मिल जाएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।